प्यारे बच्चों, आज मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, प्रवक्ता ज्वाला देवी इंटर कॉलेज काशी प्रांत, विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेखा शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आया हूं और ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इस पेपर को ठीक से आप अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आपको ध्यान से इस पेपर को अध्ययन करना है। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि 3 घंटे 15 मिनट के पेपर होते हैं जिसके मार्क्स 100 होते हैं। बच्चों, आपको सबसे पहले पेपर को, जैसे पेपर आपके हाथ में आता है तो आप सबसे पहले पूरे पेपर को पढ़ लीजिएगा। उसमें कोई जल्दीबाजी न करिएगा, क्योंकि पेपर पढ़ने से सबसे पहले कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है और कैसे हमें करना है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ भी है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो वो 15 मिनट आप पेपर को पढ़ेंगे। वो 10 मिनट में पढ़ लीजिए, 7 मिनट में पढ़ लीजिए, वो अलग विषय है, बट आपको पेपर को पहले पढ़ना है। फिर उसके बाद दूसरा जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चन आर अटेम्प्ट, यानी सभी क्वेश्चन को करना है, छोड़ना नहीं है। आप लोग हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहते हैं कि मेरे पास समय कम है। समय कम नहीं होता है, समय को आप ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी होता क्या है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको आप बहुत लंबा चौड़ा लिखने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। टाइम का मैनेजमेंट करना है, कौन से क्वेश्चन में कितने लाइन लिखने हैं, तब जाके आपके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि आपको एक एक नंबर के रहेंगे। इस क्वेश्चन में 4 विकल्प दिया रहेगा, उस विकल्प को देखना है, उसमें से एक विकल्प को सिलेक्ट करना है जो कि सही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद इनका जो उत्तर होता है वो 30 शब्द में लिखना है। कोई जरूरी नहीं है कि 30 शब्द में लिखना है, 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, बट इसे काउंट नहीं करना है। एक रफली आइडिया होनी चाहिए कि 2 से 3 लाइन में 25 शब्द हो जाएंगे, 25 वर्ड्स हो जाएंगे या 20 वर्ड्स हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 से 26 तक, क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और इनका उत्तर 100 शब्दों में, यानी 100 शब्दों में करना है। इसमें भी वही चीज को ध्यान रखिएगा कि लिखने के बाद काउंटिंग नहीं करना है कि 100 पूरा हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई भी दिक्कत नहीं, हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को लिखना है। लिखने के बाद आप प्रश्न के उत्तर से आप संतुष्ट हैं तो मान लीजिए कि ये 100 शब्द हो गए। उसके बाद प्रश्न संख्या 27 से 30 तक विस्तृत उत्तरीय हैं जिन्हें हल करना है। और विस्तृत उत्तरीय में आपको अथवा भी रहेगा। अब उस अथवा में कभी कभी होता क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल होता है और दूसरा थ्योरी होता है, तो कोशिश करिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का। न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो उसमें टाइम लॉस ना करिएगा और थ्योरी क्वेश्चन करिएगा। थ्योरी में भी जब आप अच्छे ढंग से लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे, तो उसमें भी अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो हम ना करें, आपको करना है, यानी ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं बहुविकल्पीय प्रश्न पे। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि सही उत्तर चुनिए एवं उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सही उत्तर, जैसे क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 1 है, तो प्रश्न क्रमांक 1 में पहला क्वेश्चन है साझेदारी फर्म में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है, 2, 3, 4 और लास्ट में चौथा विकल्प जो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। अब यहाँ पर आपको जो सही चारों विकल्प में सही है उसे उत्तर आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 1 उसका उत्तर सामने में लिख देना है। तो जैसे साझेदारी फर्म में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो काम किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे हम साझेदारी कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो मिनिमम पूछा जा रहा है, न्यूनतम संख्या पूछा जा रहा है, तो न्यूनतम यहाँ पे 2 है, तो इसका उत्तर आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर पहला होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर पहला भी लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा,
पहला उत्तर के बाद 2 लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा कि हम क्या लिखें। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है, साझेदारी अधिनियम लागू हुआ, यानी पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ उसके बारे में आपको बताना है। इसमें भी आपको दिया हुआ है 1956, 1932, 1947 और इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से इसमें से जो विकल्प सही है उसका उत्तर देना है। कभी कभी ये होता है कि 4 विकल्प में 3 विकल्प में नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, चौथा इनमें से कोई नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज ऐसा भी हो सकता है कि चौथा उत्तर भी बन सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पार्टनरशिप में जब पार्टनरशिप एडमिशन का क्वेश्चन करते हैं, साझेदारी फर्म का प्रवेश, इसमें आपको पहला जो अकाउंट्स बनाना होता है वह रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता। इसमें आपको जो भी इनकम हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, उसके बारे में बताना होता है, किस वस्तु का दाम बढ़ गया, यानी वस्तुओं का वैल्यूएशन किया जाता है, किसका कम हो गया। तो पुनर्मूल्यांकन खाता कौन सा खाता है, तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो भी आपको उत्तर सही लगे उसको आप लिखेंगे। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, यहां पर आपको नंबर दिया रहेगा, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि ये क्वेश्चन का नंबर क्या है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर समान संचय व्यतीत किया जाता है। अब यहाँ पर सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते में, या पुनर्मूल्यांकन खाते में, या किसी भी खाते में नहीं। जैसे कोई साझेदार रिटायर हो जाता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो अवकाश ग्रहण करने पर समान संचय जो रिजर्व रखा होता है, जनरल रिजर्व होता है, उसे क्या करते हैं, कहां ट्रांसफर करते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें भी एक जो उत्तर सही होगा उसको आप लिखेंगे। फिर वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, तो जिस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर दूसरा जो एक होता है रिटायरमेंट, डेथ की बात करते हैं, डिसोल्यूशन की बात करते हैं, तो डिसोल्यूशन में आप वसूली खाता तैयार करते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता और इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें से 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प को आपको लिखना है। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, कंपनी की विशेषताएं। कंपनी क्या है? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कानून द्वारा निर्मित है, शाश्वत उत्तराधिकार है। तो इस तरह से यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं। अगर लगता है कि नहीं ये तीनों विकल्प सही है तो आप चौथा उत्तर लिख सकते हैं, इनमें से सभी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक उत्तर, इसमें अगर किसी एक को लिखते हैं तो आपको गलत माना जाएगा। इसलिए यह कृत्रिम व्यक्ति है, कानून द्वारा निर्मित है, अगर लगता है नहीं तीनों सही है तो इसमें चौथे विकल्प को आप दे देंगे, इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, चालू अनुपात का आदर्श स्तर क्या है? यानी जो करंट रेशियो होता है वो आइडियल रेशियो क्या होता है? तो आइडियल रेशियो में हम लोग किसको मानते हैं? 2:1 को मानते हैं, 1:1 को मानते हैं, यानी 3:1 को मानते हैं, यानी 1:1, 2:1, 3:1, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जो भी करंट रेशियो का आदर्श लेवल है, आइडियल लेवल है, उसके बारे में लिखेंगे। तो ये आपका उत्तर, इसमें से जो उत्तर, दूसरा उत्तर सही है या चौथा उत्तर सही है या पहला उत्तर सही है, तीसरा है, तो इसमें से कोई एक विकल्प को चुन के लिखते हैं। अब बात आती है, 8वां क्वेश्चन है, आवर्त अनुपात प्रबंध को सहायता करते हैं। यानी आवर्त अनुपात प्रबंध को सहायता कौन करते हैं? वित्त के नियोजन में करते हैं, संसाधनों के प्रबंध में करते हैं, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं, या संसाधनों के प्रबंध में करते हैं, या कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में करते हैं। तो इसमें आपको जो विकल्प सही है उसका दे दीजिएगा। इसी तरह से आपका 9वां क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है, यानी किसके द्वारा बनाया जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है, कि कैसे बनाया जाता है, किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड द्वारा, या इनडायरेक्ट मेथड द्वारा, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में भी आपको उत्तर देना है। इसलिए अगर लगता है कि नहीं दोनों मेथड से बनाते हैं तो इसका तीसरा को उत्तर कर दीजिए, लगता है नहीं एक मेथड से बनाते हैं तो सिर्फ पहला देंगे। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, ICAI ने लेखांकन मानक यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 निर्गमित किया था। तो
जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो कब निर्मित किया गया था, 1981, 1990, 1970 या इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ईयर में से कोई नहीं है। तो इसमें से कोई एक ईयर होगा, उसको आप उत्तर लिखेंगे। इस तरह से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। इसको अगर आप सही सही कर देंगे तो इसमें कहीं एक नंबर नहीं कटेगा, और अगर गलत करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। इसलिए इसको करते समय ध्यान रखिएगा कि बहुत ही अच्छे से पढ़कर, चारों विकल्प को समझकर जब आप करेंगे तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 सही होंगे। अब इसके बाद जो आता है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 2-2 नंबर के होते हैं। ये आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कम लिखकर और अधिक नंबर को पाना। इस टाइप के क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि कम लिखकर और अच्छा नंबर पाना। तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब वो डेफिनेशन क्या, जैसे साझेदारी संलेख की परिभाषा लिखिए, पार्टनरशिप एक्ट क्या है, साझेदारी संलेख क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। तो ये आपको 2 से 3 लाइन में आ जाएंगे, इसको आप लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसको लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी सुंदर राइटिंग हो, हेडिंग हो, और थोड़ा दूर दूर लिखा करिए। बहुत नजदीक लिखने से थोड़ा सा राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं दिखता है, इसलिए थोड़ा सा दूर दूर लिखिए। साझेदारी संलेख की परिभाषा लिखिए। तो ये हो गया आपका स्थिर पूंजी एवं चल पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल और करंट कैपिटल, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में, दोनों के बारे में आपको बताना है। इसी तरह से त्याग अनुपात का आशय लिखिए, यानी त्याग अनुपात क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद साझेदारी की अनिवार्य समापन की दशाएं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, साझेदारी की समापन कब होती है और किस किस दशा में साझेदारी का समापन किया जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब आपस में साझेदारी का किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, या किसी साझेदार के साथ उसके जो लीगल अकाउंट बनते हैं उसके अनुसार भी हो सकते हैं, तो साझेदारी की अनिवार्य समापन की दशाएं लिखते हैं। तो 2 नंबर का है तो 5 दशा भी लिख देंगे तो आपको पूरे पूरे क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद संयुक्त जीवन बीमा पत्र क्या है, यानी यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया गया, संयुक्त जीवन बीमा के बारे में बताया गया है। तो ये संयुक्त जीवन बीमा पत्र क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो ये भी 2 से 3 लाइन में लिखेंगे, आपको इसका नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंश की परिभाषा लिखिए, शेयर। बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, और उन छोटे छोटे क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लेंगे तो आपका पूरा पूरा 10 क्वेश्चन में 20 नंबर मिल जाएगा। अब शेयर की परिभाषा देना है, डिफिनेशन ऑफ शेयर, यानी अंश की परिभाषा, तो इसको भी आप लिख लेंगे 2 से 3 लाइन में। ऋण पत्र की विशेषता लिखिए, डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर की विशेषता क्या है। जब पूछा जाता है कि डिवेंचर की विशेषता लिखिए, तो इसमें 1 या 2 लाइन में आपको डिवेंचर क्या है यह भी बता देना है। क्योंकि जब डिवेंचर क्या है, यानी व्हाट डू यू मीन डिवेंचर, तो डिवेंचर का मीनिंग बताएंगे तो उसमें आपको विशेषताएं मिल जाएंगी, तो आप उसी के आधार पर विशेषता लिख लीजिएगा। इसी तरह से रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग पूछ रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय। देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है, अभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी मिला, अभी आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी मिला, तो इस तरह से और आगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये मिलेगा। इसलिए इस चैप्टर पे विशेष ध्यान दीजिएगा, अभी आपके पास समय है पेपर में, और इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़िएगा, इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में लिखना है। लेखांकन अनुपात क्या है, अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो भी आप 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर लेंगे, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग बताना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसके किन किन चीजों पे ध्यान दिया जाता है बनाते समय, तो इसके मीनिंग के रूप में आप इसका उत्तर लिखेंगे, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चन, इसके 10 क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक, ये जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था इसको आपने देखा,
और मुझे उम्मीद है कि इस 10 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि इसमें कोई इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है पेपर में, और इसको आप बहुत अच्छे ढंग से लिखेंगे, लिखने के बाद आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। अब हम लोग चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे। लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा सा इससे अधिक लिखना है। अधिक इसलिए लिखना है क्योंकि इसकी मार्क्स भी अधिक है। यहाँ पे 2 नंबर था, यहाँ पे 5 नंबर है, यानी 3 मार्क्स एक्सेस है, इससे अधिक है। इसलिए हम जब अधिक नंबर पाना है तो हमें अधिक लिखना पड़ेगा। तो ये 5-5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये 6 क्वेश्चन होते हैं, 21 से लेके 26 तक के क्वेश्चन होते हैं। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर लिखना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि लाभ प्राप्ति अनुपात का अर्थ उदाहरण सहित लिखिए। तो लाभ प्राप्ति अनुपात का अर्थ तो आप लिख लेंगे, और साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल भी देना है कि कैसे लाभ प्राप्ति अनुपात होता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के सहारे इसको समझाना है, और अगर एग्जाम्पल के सहारे समझाएंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। किन किन परिस्थितियों में एक साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है? कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट की क्या परिस्थितियां होती है? किन किन परिस्थितियों में एक साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप में कोई ऐसा एज बॉन्डेड नहीं होता है। साझेदारी में कोई एज लिमिट नहीं होता है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट में है कि 60 ईयर में रिटायर होना है, 62 ईयर में रिटायर होना है, 64 ईयर में रिटायर होना है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं पार्टनर की अक्षमता होती है, कार्य करने में असमर्थ होता है, उसके बाद ही वो रिटायरमेंट लेना चाहता है या कार्य करने में वंचित हो जाता है। तो उस तरह से तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि साझेदारी के बारे में बताया गया है। तो किन किन परिस्थितियों में एक साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है, लिखिए। अब यहाँ पे जो परिस्थिति आप दिखाएंगे उस परिस्थिति के बाद उसको डिटेल करना है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप जो भी 5 या 6 परिस्थितियां दिखाएंगे तो उन सभी को आपको एक्सप्लेन करना है। जितना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो यहां पर जितने भी 6, 7, 8 जो भी आपको याद हो, ऐसे कोशिश यही करिएगा कि कम से कम 5 दिखाएं, 5 कंडीशन ऐसा रखें जिसमें से एक साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है। तो ये 5 कंडीशन को आप एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, साझेदारी का समापन एवं फर्म का समापन में अंतर लिखिएगा। यानी व्हाट डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन। यानी साझेदारी का समापन एवं फर्म का समापन दोनों में अंतर है। साझेदारी का समापन से फर्म का समापन दोनों की कंडीशन अलग अलग है, इसलिए इसको आप एक अंतर जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें कॉलम बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या करते हैं, सबसे पहले क्रम संख्या लिखते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं। फिर उसमें दूसरा कॉलम बनाते हैं अंतर का आधार, बेस ऑफ डिफरेंस, और उसके बाद फिर तीसरा साझेदारी का समापन और फर्म का समापन। तो इसमें पॉइंट बनाइएगा, और जो बेस ऑफ डिफरेंस है उसको आप पहले लिखेंगे। जो बेस ऑफ डिफरेंस के आधार पर ही आप उसका दोनों में अंतर कर लेंगे। तो साझेदारी का समापन एवं फर्म के समापन में अंतर, अगर आप ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 अंतर तो कम से कम 5 अंतर लिखिएगा, और अगर ज्यादा लिखना चाहते हैं तो 6 भी लिखिएगा, 7 भी लिखिएगा, 8 भी लिखिएगा, लेकिन कम से कम 5 अंतर जरूर दीजिएगा, और अंतर का आधार भी जरूर दीजिएगा कि उसी के आधार पर आपको लिखने में आसानी होगा, अगर अंतर का आधार आपको मालूम हो जाएगा तो इस तरह से अंतर लिखने का तरीका यह है जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। साझेदारी फर्म के विघटन की प्रक्रिया समझाइए। साझेदारी फर्म के विघटन कैसे होता है, यानी उसको हम समापन भी कह सकते हैं। समापन कैसे होता है, विघटन कैसे होता है, तो साझेदारी फर्म के विघटन की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसमें कैसे कैसे किन किन कार्यों के कारण साझेदारी फर्म का विघटन होता है, इसको आपको लिखना है। अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस के लाभ लिखिए। यानी जब हम अनुपात विश्लेषण के बारे में बताते हैं तो इसका उत्तर लिखते समय सबसे पहले अनुपात विश्लेषण है क्या,
यानी मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस पहले लिखिएगा और फिर उसका लाभ लिखिएगा, ना कि डायरेक्ट आप उसका लाभ लिखने लगिएगा। डायरेक्ट आप लाभ लिखेंगे तो उतना अच्छा नंबर नहीं मिलेगा जितना अच्छा नंबर अनुपात विश्लेषण क्या है, मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस और उसके बाद उसका लाभ है। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने का उद्देश्य क्या है, यानी रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों तैयार किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए अभी हमने आपको 3 जगह दिखाया, एमसीक्यू में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर देखिए वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट क्वेश्चन में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रश्न पूछा गया है। यानी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसको पढ़ लेंगे, इस चैप्टर से कम हमें लगता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन या 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको खूब अच्छे तरह से तैयार करिएगा। एक रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने का उद्देश्य, यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, उन चीजों को इसमें लिखना है। तो इस तरह से आपके 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि 5-5 नंबर के हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलेगा और टोटल 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसको अच्छे ढंग से लिखेंगे तो आपको इसमें भी अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसे हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको खूब अच्छे से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें आपको न्यूमेरिकल प्रश्न आएंगे और न्यूमेरिकल के साथ साथ इसमें एक अथवा भी दिया रहेगा, ठीक है, और अथवा में थ्योरी रहता है। इसलिए अगर आपका न्यूमेरिकल प्रश्न खूब अच्छे ढंग से आ रहा है, खूब अच्छी तैयारी है, तभी न्यूमेरिकल प्रश्न को करिएगा। आधी अधूरी तैयारी पर न्यूमेरिकल प्रश्न मत करिएगा, क्योंकि टाइम भी लॉस हो जाएगा और अगर आपका उत्तर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा तो आपके नंबर कट जाएंगे, समय भी लॉस होगा। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, अगर लगता है कि हम कर लेंगे तो शुरू करिएगा, नहीं तो आप सीधे थ्योरी पे चले आइएगा, क्योंकि आपके उसके ऑप्शन में एक थ्योरी भी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ, ब और स जो 6:5:3 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं, इनका 31 मार्च 2023 को चिट्ठा निम्नानुसार है। तो ये जो आपका बैलेंस शीट दिया है, उसके बाद फिर दिया है उन्होंने द को निम्न शर्तों पर 1/8 भाग के लिए साझेदारी में सम्मिलित किया। यानी यह जो प्रश्न है वह साझेदारी का प्रवेश, पार्टनरशिप एडमिशन का ये प्रश्न है। इसमें आपको इस प्रश्न को पढ़ना है सबसे पहले, और ये पहले इसमें 4-5 कंडीशन बता रहा है। द ख्याति के रूप में, गुडविल के रूप में 12,600 तथा 14,700 पूंजी के लाएगा। फर्नीचर यानी जो नया साझेदार है वो गुडविल और कैपिटल दोनों लाता है। फर्नीचर पर 920 तथा स्कंद स्टॉक पर 10% की दर से हरास लगाया जाए। 1320 रुपए अदत मरम्मत के बिल के लिए संचय किया जाए। भूमि तथा भवन का मूल्य बढ़ाकर 65,100 कर दिया गया। स्कंद का पुनर्मूल्यांकन 26,460 पर किया गया। यानी कि ये जो 5 शर्त हैं ये आपका समायोजन है, यानी ये सारी शर्तें सम्मिलित किया गया है उसमें। तो उसमें बनाना क्या है, आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, जर्नल प्रविष्टि करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अगर आप जर्नल प्रविष्टि कर लेंगे तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि जर्नल प्रविष्टि हम नहीं कर पाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, उसके आधार पर भी आप जर्नल एंट्री कर ले जाएंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे तो बहुत आसान होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत कम समय लगता है और उसमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो इसमें 3 चीज करनी होगी, जर्नल प्रविष्टियां बनाना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा और पार्टनर कैपिटल्स बनाने होंगे, साझेदारी के पूंजी खाते बनाने होंगे। तो अगर लगता है कि ये तीनों हम कर ले जाएंगे तब तो इस प्रश्न को करिएगा, क्योंकि अगर ये सही हो गया तो आपको 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे। ये जो होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं, 10 मार्क्स का होता है। तो अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे सही तो आपके 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर लगता है कि नहीं हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, हम जर्नल एंट्री कर लेंगे, रिवैल्यूएशन बना लेंगे, बट पार्टनरशिप कैपिटल नहीं बना पाएंगे, तो इसमें फिर समय बर्बाद ना करिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा और तुरंत आप उसके अथवा का क्वेश्चन और करके जो क्वेश्चन आता है, ख्याति किसे कहते हैं,
ख्याति गणना की औसत लाभ आधार विधि का काल्पनिक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। गुडविल, व्हाट डू यू मीन गुडविल, यानी व्हाट इज गुडविल, गुडविल क्या है या ख्याति किसे कहते हैं, तो इसका अर्थ लिख दीजिएगा, इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा। इसका ख्याति गणना की एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होता है, औसत लाभ आधार विधि के बारे में पहले बताइएगा और फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिएगा और उस एग्जाम्पल के आधार पर आप एवरेज प्रॉफिट बेस मेथड आप बता दीजिएगा। आपको इसमें समय तो बराबर ही लगेगा, समय कम नहीं लगेगा, लेकिन अगर इतना आप कर देंगे तो आपको इसमें अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका पार्टनरशिप एडमिशन का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो गया। अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप गुडविल के बारे में बता देंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 28। ये इसमें भी आपका एक न्यूमेरिकल है और एक थियरी है। न्यूमेरिकल क्या है, ए लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 अंश 120 रुपए प्रति निर्गमित किए जो न्यून प्रकार थे। 25 रुपए आवेदन पर, एप्लीकेशन पर 25, 45 आवंटन पर प्रीमियम भी है और 20 रुपीज फर्स्ट कॉल पर और 30 रुपीज फाइनल कॉल पे। अब यहाँ पर प्रोराटा का प्रश्न है। 9,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं आवंटन किया गया, सभी राशियां प्राप्त हो गई सिवाय 200 अंशों पर प्रथम एवं अंतिम याचना के जो एक अंशधारी के पास था, कंपनी ने इन अंशों का हरण कर लिया। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पर 9,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आया है। अब 9,000 अंश पे जो आवेदन पत्र आया है उसी पे काम करना है और सभी राशियां प्राप्त भी हो गई है। सिर्फ कुछ ऐसे शेयर होल्डर थे जो 200 अंशों पर प्रथम एवं अंतिम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाए, तो इन अंशों को हरण कर लिया गया, फॉरफीच कर लिया गया। अब यहाँ इन अंशों का हरण कर लिया गया है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रीइशू नहीं दिखाया है, तो यानी हरण करके इन अंशों को हरण कर लिया गया है। इतना क्वेश्चन कर लेना है और कंपनी के जर्नल में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए, जर्नल एंट्री बना लीजिएगा और इसका एक बैलेंस शीट बना लीजिएगा। तो 5-5 नंबर के हैं, जर्नल एंट्री पर 5 नंबर मिल जाएंगे आपको और बैलेंस शीट पे 5 नंबर मिल जाएगा। अगर लगता है कि इसको भी नहीं कर पाएंगे, जबकि ये बहुत इजी, दोनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बहुत इजी हैं, यानी कि शेयर के भी क्वेश्चन बहुत इजी हैं और पार्टनरशिप एडमिशन के भी क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर उसके बावजूद भी लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो आप इसका भी थ्योरी कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर के बारे में पूछा गया है, पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, और पूर्वाधिकार अंश एवं समता अंश में अंतर लिखिए। ये बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आप थियरी कर लीजिएगा, पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं और पूर्वाधिकार अंश एवं समता अंश में, यानी व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, इसको कर लीजिएगा। तो आप पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं ये कर लेंगे और उसी तरह से इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, मीनिंग लिख लेंगे और फिर ये दोनों में अंतर बता देंगे। अंतर कोशिश करिएगा कम से कम 10 अंतर हो, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 अंतर, 10 नंबर के क्वेश्चन में 10 अंतर, 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 अंतर, इतना ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप करेंगे तो आपका टाइम भी सेफ रहेगा और आपके पूरे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 10 अंतर जरूर करिएगा और इसका भी अंतर उसी ढंग से लिखिएगा, यानी सीरियल नंबर, अंतर का आधार और उसके बाद फिर दोनों का अंतर, यानी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अब चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है। मोहित कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 1010% डिवेंचर इशू किया गया, ऋण पत्र निर्गमित किया। उनका भुगतान निम्न प्रकार था: 20 रुपए एप्लीकेशन पर, 30 रुपए आवंटन पर, 10 रुपए फर्स्ट कॉल पर और शेष द्वितीय व अंतिम याचना पर, यानी सेकंड एंड फाइनल कॉल एक साथ है। तो इसका एंट्री सबसे पहले एप्लीकेशन का, दूसरा अलॉटमेंट का और तीसरा फर्स्ट कॉल का और चौथा सेकंड एंड फाइनल कॉल का। ये भी टोटल शेयर की तरह ही होता है, सिर्फ अंतर ये होता है कि इसमें डिवेंचर लिखना पड़ता है, उसमें शेयर लिखना पड़ता था, इसमें डिवेंचर लिखना पड़ता है। 200 ऋण पत्रों के धारकों द्वारा द्वितीय याचना की धनराशि का अग्रिम भुगतान प्रथम याचना के साथ कर दिया गया, यानी इसमें देखिए 200 ऋण पत्रधारी ऐसे डिवेंचर होल्डर थे जिनको सेकंड कॉल को फर्स्ट कॉल में यानी एडवांस कर दिया गया है, यानी प्रथम या जो सेकंड कॉल पे करना था उसको फर्स्ट कॉल पे कर दिया गया है, तो ये कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। तो एक एंट्री यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस का होगा
इसके सिर्फ इसमें आपको जर्नल एंट्री करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये कम समय में ये जर्नल एंट्री आप कर ले जाएंगे। तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको कोशिश ये करिएगा कि इस क्वेश्चन को करिएगा। अगर लगता है कि हमसे नहीं होगा तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है, यह ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। ऋण पत्र की परिभाषा लिखिए, अंश व ऋण पत्र में अंतर लिखिए, यानी व्हाट डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर और व्हाट डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, यानी अंश व ऋण पत्र में अंतर। तो अगर लगता है कि हम इसको कर लेंगे तो ये कर लीजिएगा। ऐसे कोशिश यही करिएगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस रहेगी तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से कर ले जाएंगे। तो ये आपका हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है आदर्श कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2023 के तुलन पत्र में लिखित मदों को दर्शाइए, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। अब आदर्श कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2023 के तुलन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब ट्रायल बैलेंस पे आपको क्वेश्चन को लगाना है, निम्नलिखित मदों को दर्शाएं। ट्रायल बैलेंस में आपको निम्नलिखित मदों को ये दर्शाना है। इसके भी अथवा के रूप में थ्योरी दे दिया है, तुलन पत्र का प्रारूप बनाइए, यानी ट्रायल बैलेंस का प्रारूप बनाइए और तुलन पत्र के विभिन्न अवयवों की व्याख्या करिए। तुलन पत्र में क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से 10 नंबर के क्वेश्चन ये भी हैं और इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं लॉन्ग में और 10-10 नंबर के होते हैं, 40 नंबर, और बहुत इजी प्रश्न होते हैं। इसलिए इसको बड़े ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और जब समझ में आ जाएगा तो आपको करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को मैंने अकाउंटेंसी के पेपर के बारे में बताया और इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को भी रिपीट करिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसमें काफी प्रश्न आपको पेपर में आएंगे। इस पेपर की भी तैयारी कर लेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में आएंगे, तो आपको आसानी होगा प्रैक्टिस करने में और वहां पे सॉल्व करने में। सबसे बड़ी बात है, मुख्य बात यह है कि आप समय पर जरूर ध्यान देंगे, समय के अनुसार ही आप काम करेंगे, किसी भी प्रश्न पे ज्यादा समय नहीं देंगे। और इसी के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पेपर अच्छा हो और खूब आप खुशी खुशी से पेपर देने जाइए और हंसते हुए एग्जामिनेशन रूम से निकलिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।